आकांक्षा और कामना का विलाप। लेखक जीवानंद दास। शुभेंदु ने भीतर झांकते हुए कहा, प्रमथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कल्याणी ने उत्तर दिया, आइए। प्रमथ ने हैरानी भरी नजरों से शुभेंदु की ओर देखा। शुभेंदु ने एक कुर्सी खींच ली और बैठते हुए बोला, इस तरह मुंह बाएं हैरान रहने की कोई जरूरत नहीं है। सोच रहे होगे कि कल्याणी को मैं भला कैसे जानता हूं? तो भाई, मैं इसे जानता हूं। दुनिया में ऐसी बहुत सी अजीब चीजें हो जाती हैं। मुस्कुराते हुए और अपनी उंगलियों से अपनी मूंछों को संवारते हुए उसने आगे कहा, पहले मैं इन्हें मिस गुप्ता कहकर पुकारता था, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब भी, लेकिन अब मैंने इन्हें सीधे नाम लेकर पुकार लिया। मुझे पुकारना भी चाहिए। हमारी जान पहचान निश्चित रूप से इतनी घनिष्ठता तक पहुंच गई है। कहते कहते शुभेंदु अचानक रुक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला। शुभेंदु ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, कल्याणी, तुम नाराज तो नहीं हुई? कल्याणी ने अपना सिर झुका रखा था। उसने अपनी आंखें उठाईं, एक बार शुभेंदु की ओर देखा और फिर गर्दन हिला दी, नकार में। शुभेंदु बोला, मैं जानता था कि कल्याणी बुरा नहीं मानेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिढ़ जाते हैं, और मैं भी उनके साथ इतना घुलने मिलने की कोशिश नहीं करता। मेरा क्या जाता है प्रमथ? जो लोग जरूरत से ज्यादा शिष्टाचार और सामाजिकता का ढोंग करते हैं ना, न तो उनके भीतर कोई सार होता है और न ही दूसरों के प्रति उनके मन में कोई। शुभेंदु फिर रुक गया और उन दोनों के चेहरों की ओर देखते हुए बोला, मैं कल्याणी से 6 साल बड़ा हूं। कल्याणी ने जरा शर्माते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, जब से आप आए हैं सिर्फ सफाई या कैफियती दे रहे हैं, लेकिन हम में से किसी ने आपसे वो मांगी तो नहीं। आप ठीक से बैठिए, बताइए कैसे हैं? सच में बहुत दिनों बाद मुलाकात का थोड़ा वक्त मिला। उसने थोड़ा रुककर बोली, प्रमद्दा, इन्हें तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते होगे। शुभेंदु ने कहा, लेकिन प्रमथ, शायद तुम्हारे मन में यह खटका या दुविधा हो रहा होगा कि मैंने कल्याणी को इतने करीब से कैसे जान लिया। कल्याणी की ओर मुड़ते हुए शुभेंदु ने फिर कहा, लेकिन कल्याणी, प्रमथ के साथ तुम्हारी सिर्फ एक दिन की जान पहचान और इतनी घनिष्ठता, यह भी तो एक अजूबा है। कल्याणी, शुभेंदु बाबू, आपके साथ मेरा परिचय सिर्फ 7-8 दिनों का है, लेकिन प्रमथदा को मैं 7-8 सालों से भी ज्यादा समय से। शुभेंदु ने कल्याणी की बात बीच में ही काट दी और स्तंभित होकर बोला, 7-8 साल? प्रमथ, तुम ये क्या कह रहे हो? थोड़ी देर बाद वह हंसते हुए बोला, इसका मतलब है कि तुम इसे उस समय से देख रहे हो जब ये फ्रॉक पहना करती थी। वह फिर रुककर हंसा और बोला, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन कल्याणी, तुमने मुझे प्रमथ के बारे में तो कभी कुछ बताया ही नहीं। मैंने आपको किसी के बारे में क्या ही बताया होगा, हमारी जान पहचान ही कितने दिनों की है। लेकिन प्रमथ का जिक्र तो उठ सकता था ना, हम दोनों का इतना परिचित व्यक्ति जो है। सब फिर से चुप हो गए। कल्याणी ने पूछा, प्रमथदा, तुम जानते हो इनसे मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी? शुभेंदु बीच में ही बोल पड़ा, वो भी तुमने प्रमथ को नहीं बताया? तुम दोनों तो जानते थे कि प्रमथ की शादी में मैं आ रहा हूं, फिर भी मेरे बारे में तुम दोनों के बीच एक बार भी बात नहीं हुई। शुभेंदु बहुत हैरान हो रहा था। प्रमथ भी विस्मित होकर कल्याणी की ओर देख रहा था। वास्तव में शुभेंदु के साथ कल्याणी का इतना परिचय है। शुभेंदु बाबू उसे पत्र भी लिखते हैं। ये बात कल्याणी ने प्रमथ को क्यों नहीं बताई? निश्चित ही इसके पीछे कोई विशेष बाधा नहीं थी। बस ख्याल नहीं आया इसलिए, याद नहीं रहा इसलिए, या शायद कल्याणी ने शुभेंदु के परिचय या उसके पत्रों को याद रखने जैसी कोई जरूरत ही महसूस नहीं की थी। कल्याणी बिल्कुल निर्दोष भाव से और निश्चिंत होकर प्रमथ की ओर देख रही है। प्रमथ समझ रहा है, इस लड़की के चेहरे का हर भाव, इसकी आंखों की दृष्टि का अर्थ वो जानता है। 7-8 सालों से उसने इसे टुकड़ों टुकड़ों में परखा है और आज वो इसके व्यक्तित्व का विशेषज्ञ बन चुका है। प्रमथ तृप्त हो रहा है। ये लड़की उसे सब कुछ समझने का अवसर दे रही है। शुभेंदु के साथ कल्याणी का ये परिचय तो महज एक सतही जान पहचान है, सिर्फ उड़ाव पत्रों का व्यवहार मात्र। कल्याणी आज भी सिर्फ प्रमथ की ही है। शुभेंदु के साथ कल्याणी का सिर्फ एक सतही परिचय है, बस उड़ाऊ पत्रों का व्यवहार मात्र। कल्याणी आज भी केवल प्रमथ की ही है। लेकिन क्यों ये कामना आज भी बनी हुई है? क्यों है ये विचारहीन परितृप्ति? चारों ओर शादी वाले घर की भागदौड़ और कोलाहल मचा है। लोग आज स्थूल चीजों, दिखावे और सामान के अलावा किसी और चीज का आनंद लेने की न तो रुचि महसूस कर रहे हैं, न ही उनके पास इसके लिए समय है। उन्हें उन सूक्ष्म बातों की जरूरत भी नहीं है। 2-3 हफ्तों के भीतर ही प्रमथ की वधू बनकर जो लड़की इस घर में कदम रखेगी और जीवन भर के लिए उसे समाधानों की सार्थकता
और समस्याओं की आवश्यकता में व्यस्त रखेगी। वही सुप्रभा आज शायद इसी समय एक दिन के स्टीमर और ट्रेन के रास्ते के उस पार किसी अज्ञात पुलक उत्साह के साथ प्रमथ की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन प्रमथ इन सब बातों के बारे में सोचना क्यों नहीं चाह रहा? जीवन की जैसे उस पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। जब कल्याणी ने यहां आने की इच्छा जताई थी तो प्रमथ उसे मना करते हुए पत्र क्यों नहीं दे सका? उसने इस लड़की को यहां क्यों बुलाया? प्रमथ के जीवन के लिए यह उचित तो नहीं था। कल्याणी उसे बहुत प्यार तो करती है, लेकिन फिर भी प्रमथ ने जब कई बार सामाजिक विधि विधानों की उपेक्षा करनी चाहिए, तब अंतिम समय में कल्याणी एक बार भी साहस क्यों नहीं जुटा पाई? क्यों नहीं जुटा सकी वो हिम्मत? शायद इसलिए कि वैसी प्रेम शक्ति उस लड़की में थी ही नहीं, या शायद प्रेम तो था, लेकिन दुनिया की मामूली जरूरतों के लिए कदम कदम पर जीवन की ठोकरें खाते खाते दो प्राणियों के शीघ्र ही बर्बाद हो जाने के भयावह स्वप्न ने कल्याणी को शायद रोक दिया था। इस लड़की के संपूर्ण प्रेम के भीतर परिमाण बोध यानी मर्यादा और माप तौल की समझ बहुत तीखे और सजीव रूप में मौजूद रही है। कभी कभी उसकी इस मात्रा ज्ञान की अन्यायपूर्ण कठोरता से कष्ट पाकर मन में यह सवाल उठता था, क्या वास्तव में ये प्यार करती भी है? प्यार करती है, हां, प्यार तो करती है, लेकिन उसने अपने शरीर को कभी प्रमथ को छूने तक नहीं दिया। प्रमथ की शादी भी अगर वो बहुत पहले करवा पाती तो करवा देती। आज जो ये शादी हो रही है उसके लिए कल्याणी ही सबसे ज्यादा प्रसन्न है। यहां तक कि खुद कल्याणी भी अगर सुविधा मिली तो कुंवारी रहकर ही जीवन बिता देगी। इस बात को भी प्रमथ से गुप्त रखने की कोई जरूरत उसने कभी महसूस नहीं की। कल्याणी के जीवन की इन तीन चीजों को प्रमथ को स्वीकार कर लेना पड़ा है, उनके प्रेम के शुरुआती समय से ही। ये तीनों चीजें बहुत ही अजीब और तमाशे जैसी हैं। उसका प्रेम जीवन के सजग मापतौल से बहुत बारीकी से कढ़ा गया है। कल्याणी के इस प्रेम को कोई भी चतुर या सांसारिक इंसान एक दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। प्रमथ कोई अबोध या अनुभवहीन नहीं है। उसके भीतर स्वाभाविकता की कमी या जड़ता रत्ती भर भी नहीं है। जीवन की रगड़ और उसके रस की प्रबल आकांक्षा उसमें एक फतिंगे या कीट से ज्यादा नहीं तो एक नक्षत्र से कम भी नहीं है। पर फिर भी उसने खुद को बांध रखा है। कल्याणी ने जीवन का कोई भी स्थूल स्वाद या शारीरिक सुख पूरा नहीं होने दिया, लेकिन चिंतन और कल्पना के भीतर किसी भी अनुभूति को जगाने में उसने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अपने शरीर का उपयोग में ना लाकर भी शरीर के आस्वाद की जो अनिवार्य आवश्यकता होती है उसे उसने अपने प्रेमी को समझने दिया है। उसने यह एहसास कराया है कि संपूर्ण पृथ्वी के भीतर प्रेमी केवल एक ही व्यक्ति की नाक, मुख, होंठ और बाल चाहता है, और संसार का बाकी सारा स्त्री सौंदर्य या लंपटता उसके लिए अत्यंत कुरूप, विभत्स और अर्थहीन है। इस बोध के भीतर एक निराश्रय व्यथा है और एक अपरिमित अमृत भी। शादी वाले घर के सारे झंझटों और फसाद को छोड़कर कल्याणी के साथ इस 2 मंजिले के एक एकांत कमरे में दोपहर के समय प्रमथ इसीलिए थोड़ा गपशप करने आया था। उसे वेदना भी मिल रही थी और आनंद भी। जीवन के 7-8 बिखरे हुए वर्षों की चीजों को बटोरकर वो जैसे एक एक पल के भीतर समेट कर पा रहा था। इन सब की आज उसे बहुत जरूरत थी। एक मर्मांतक आवश्यकता, एक विकराल हाथी की सूंड की तरह जीवन के भविष्य की गतिविधियां हर पल जैसे उसके सिर के ऊपर झूल रही हैं। न जाने कब वो उसे और कल्याणी को कहां पटक दे। उसके बाद जीवन की इस कुहासा भरी हवा में दोनों शायद विपरीत दिशाओं में चलते रहेंगे, और शायद उसी में उन्हें परितृप्ति मिलेगी। इस प्रेम के अपने ही अपरिहार्य नियमों के कारण इन दोनों का जीवन एक दिन स्वाभाविक रूप से सुन्न, अचेतन हो जाएगा। और तब वेमना तो दूर की बात है, किसी को भी कोई असुविधा तक नहीं होगी। जीवन को बल्कि प्रमथ धन्यवाद ही देगा कि उसने मनुष्य को इतना स्थिर होने दिया, या शायद वो धन्यवाद देना भी भूल जाएगा। अपनी उस स्थिरता में वो इतना खो जाएगा। लेकिन वो सब तो अभी बहुत दूर की बात है। कल्याणी अभी कोई शून्यता नहीं है, ना ही वो कुहासा है। वो एक परिपूर्ण युवती है। शुभेंदु को बल्कि इस समय यहां नहीं आना चाहिए था। इस आदमी की स्थूल समझ, कॉमन सेंस की चर्बी प्रमथ को, लेकिन कल्याणी भला उसे इतनी भद्रता से बुलाने ही क्यों गई? बुला तो लाई, पर उसे बिठाए क्यों रख रही है?
या शायद जो प्रमथ के लिए इतना आवश्यक है, कल्याणी को उसकी कोई विशेष जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। अपने प्रेम और जीवन को वो शायद कुछ और ही समझ बैठी है, कल्पना की कोई अजीब सी चीज। प्रमथ निरर्थकता, चिड़चिड़ेपन और जलन के साथ शुभेंदु को ऊपर से नीचे तक देख रहा है। लेकिन यह आदमी टिका रहेगा। कल्याणी को भी इसमें कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही, जैसे जीवन की अंतिम आवश्यकता की अंतिम रात के निजी क्षणों की कोई गोपनीयता ही ना हो, जैसे वो क्षण ही ना हो, वो रात ही ना हो, जैसे उन सब की जरूरत किसी को कहीं हो ही नहीं सकती। मनुष्य के जीवन का पाठ उसके लिए बिल्कुल अलग ही है, बचपन के दूध की गंध जैसा मर्मांतक। पर फिर भी यहां से उठा नहीं जा रहा, बैठे ही रहना पड़ रहा है। पुरुष जिस उम्र में वास्तव में पहली बार प्रेम करना शुरू करता है, उसी उम्र में प्रमथ ने इस लड़की को प्रेम करके अपने जीवन में बिठा लेने का अवसर पाया था। और पुरुष का प्रेम जिस उम्र में सचमुच समाप्त होने लगता है, उसकी सीमा पर भी प्रमथ इस लड़की को उसी जगह पर देख पा रहा है। इस लड़की को लेकर ही प्रमथ के जीवन के प्रमुख प्रेम का आदि और अंत है। इसके बाद जो भी अनुराग या आकांक्षाएं आएंगी, वे जीवन के विवेक को इतना अभिभूत करके नहीं रख पाएंगी। लेकिन अभी भी ज्ञान बोध कुछ नहीं है। दृष्टि और विचार आज भी प्रेम की सघनता में ऐसे लिप्त हैं कि थोड़ा सा मजाक यानी रगड़ करने का भी मौका नहीं मिल पा रहा। इस लड़की को जरा सा तंज मारना, खुद को थोड़ा उपहास का पात्र बनाकर दिखाना, शुभेंदु जैसे बैल के पैर को कल्याणी जैसे बिल्ली के बच्चे की निष्कलंक निर्बुद्धिता के पास छोड़ देकर चले जाने जैसा एक विस्तृत तमाशा समझने की शक्ति, जीवन में ये सब कभी आया ही नहीं। प्रेम अभी भी बना हुआ है, अनुभव और समझदारी की विदूषकता तो बाद में आएगी। लेकिन अगर टटोल कर उन्हें अभी पाया जा सकता, हाय, पर जब वे मिलेंगी तब जीवन के बहुत आगे निकल चुके स्निग्ध स्वाद के भीतर उन्हें उपयोग करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। बस एकांत में अपने मन को 2 क्षणों का आनंद दिया जा सकेगा मात्र। शुभेंदु बोला, तुम शायद हैरान होकर सोच रहे होगे कि कल्याणी के साथ मेरी जान पहचान कहाँ हुई, इतनी ज्यादा कैसे हुई। कल्याणी ने कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया प्रमथदा? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शुभेंदु बोला, मुलाकात हुई इनके बैरकपुर वाले घर में, कल्याणी की दीदी सुरमा दी की शादी में। वहां तुम्हें नहीं देखा प्रमथ, उम्मीद भी नहीं की थी, तुम्हारा ख्याल आया भी नहीं, भला आता भी कैसे? कल्याणियों के साथ तुम्हारा इतना परिचय है, ये भला कौन समझाता बाबा, बताओ। शुभेंदु ने फिर पूछा, लेकिन तुम सुरमा दी की शादी में क्यों नहीं गए? फिर कल्याणी से पूछा, पत्र नहीं दिया था? दिया था। तो फिर? कल्याणी ने कहा, प्रमथदा ज्यादा कहीं जाते आते नहीं है, देखिए ना, खुद की शादी है, इसलिए राजशाही तक शरीर लेकर जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर बदले में किसी और को भेजकर काम चलाया जा सकता तो ये यहां से एक कदम भी नहीं हिलते। देखिए, ये अंत तक जाते भी हैं यो नहीं। शुभेंदु हो करके हंस उठा, मजा लेते हुए कहने लगा, ओहो, इसीलिए शायद सुरमदी की शादी में नहीं गए। प्रबल रूप से गर्दन हिलाते हुए बोला, लेकिन मैं तो भाई शादी कभी नहीं छोड़ूंगा। एक तो पहले से ही नाना झंझटों से इंसान का जीवन दुश्वार है, उसके बाद ये पल, भाई शादी हो या श्राद्ध, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन, जो भी हो बुलाओ तो भाई छटपट आ जाना चाहिए। और उस पर भी अगर हरेक का न्योता पत्र मिल जाए, ये भी एक आफत है। प्रमथ की ओर देखते हुए, बड़े दया करके ही मुझे अपने पावन हाथों से कुछ लिख कर दिया था भाई प्रमथ ने कि शुभ विवाह का औपचारिक पत्र मिलते ही मैं जैसे आ जाऊं। अचानक कल्याणी के सामने अपनी अत्यधिक वाचालता का एहसास करके शुभेंदु थोड़ा ठिठक गया और बोला, सुरमादी लोगों ने लेकिन मुझे पत्र नहीं दिया था। शुभेंदु ने प्रमथ की ओर देखकर कहा, हाँ, जो मैं कह रहा था, सुरमादी के पति मेरे चचेरे बिस्तुतो भाई हैं। प्रमथ ने पूछा, तुम्हारे ही भाई हैं? सगे चचेरे भाई, उसी नाते जाना हुआ, बड़े भाई की शादी का बाराती। क्या मजा लूटा था हमने, पूछो कल्याणी से। अत्यधिक आत्मीयता से कल्याणी को शायद थोड़ी असहजता हो रही थी, लेकिन उससे उसे कोई विशेष असुविधा नहीं हो रही थी। वो थोड़ा हिलडुल कर बैठते हुए बोली, मुझसे क्यों पूछना शुभेंदु बाबू, हम लड़कियों की महफिल की मौज के बारे में आप लोगों को कुछ पता नहीं था, और आप लोगों का भी दुर्भाग्य से या शायद बड़े सौभाग्य से ही कहना होगा, हम आनंद नहीं ले सकी। शुभेंदु कहता रहा, यही तो बात है प्रमथ, सुना तुमने? कल्याणी कह रही है कि हमारी मौज मस्ती को भोगने का वैसा सौभाग्य उन्हें नहीं मिला, इसे भी नहीं मिला। ये तंज कस रही है, उद्देश्य है उपहास करना। भला ऐसा क्यों नहीं होगा?
पूरे बैरकपुर को हम बाराती पुरुषों के दल ने सिर पर उठा रखा सा ना। लड़कियां उन सब बातों को क्या समझेंगी। रुकिए रुकिए, शुक्र मनाइए कि शादी ठीक से हो गई, वरना अलीपुर का जो दल बैरकपुर के बागीचे में आया था। इसी तरह उन दोनों की बातें चल रही हैं। दोनों ही इसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। पुरानी सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। 2 साल पहले की वे सारी स्मृतियां इतने दिनों बाद आज अचानक मिलने पर उनके मन के भीतर कहीं कोई फांस या कड़वाहट शेष नहीं रह गई है। बातों और चर्चाओं में एक दूसरे को छेड़कर भी जैसे पर्याप्त सुख मिल रहा है। जैसे इस आनंद को छोड़कर किसी अन्य अवास्तविक विचार के भीतर अचानक इनमें से कोई डूबना नहीं चाहता। वे पूरी तरह तृप्त हो रहे हैं। प्रमथ ने बहुत सोच समझकर शादी वाले घर के ढेरों झमेलों को छोड़कर एक एकांत कमरा ढूंढा था, ताकि आज दोपहर वो जिस जरूरत के लिए कल्याणी के साथ बैठा था, उस पूरी बात को जैसे कोई एक निरर्थक मोड़ दे रहा है। कौन? कल्याणी, शुभेंदु या खुद प्रमथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या वो अपना चुरुट सुलाए? पर रहने देते हैं। पर वो क्या लेकर रहेगा? क्या इनकी बातें सुनेगा? कल्याणी की बातें प्रमथ को मर्माहित नहीं कर रही हैं और शुभेंदु भी उसे पागल नहीं कर रहा है। उन दोनों के भीतर और चाहे जो हो, प्रेम की कोई गहराई नहीं है। सिर्फ बातों, कहानियों, शरारतों और धृष्टता का एक मोह, मुग्धता बना हुआ है। लेकिन चाहे जो भी किया जाए, एक दूसरे के सानिध्य में रहकर वे दोनों एक दूसरे पर मुग्ध तो हो ही रहे हैं। वो भी यही मुग्धता चाहता है। कल्याणी को लेकर, खुद को लेकर, बिना किसी आडंबर के इनकी तरह मुग्ध हो जाने जैसा जीवन का समारोह अब जैसे उसके पास शेष नहीं है। कल्याणी के साथ प्रेम की बातें करके वो जीवन का एक आडंबर तैयार करना चाहता है, मुग्ध होना चाहता है, चाहे वो 2 पलों के लिए ही क्यों ना हो। इसके बाद एक भारी जिम्मेदारी वाले जीवन के दबाव में किसी भी चीज के लिए समय नहीं बचेगा। शुभेंदु बोला, कल्याणी के साथ तुम्हारी पहली मुलाकात कैसे हुई? मैं तो यही भूल रहा हूं। कल्याणी ने कहा, आप तो हर समय हर किसी के साथ जान पहचान बढ़ा रहे थे। आपका आदि और अंत कहाँ है? मैं तुम्हें मिस गुप्ता कहकर भी बुलाता था। कितनी बेवकूफी थी। बेवकूफी तुम्हारी अभी हो रही है शुभेंदु। मेरी? तुम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें कर रहे हो। जरा भी थमे बिना शुभेंदु बोला, क्यों? भाभी की बहन के साथ जान पहचान नहीं बढ़ाऊंगा। मैं उनके जीजाजी का छोटा भाई हूं। शुभेंदु ने और भी कहा, सुरमा दी की शादी में तो तुम गए नहीं थे। अगर जाते तो समझते कि ये लोग हमारे साथ किस तरह घुले मिले थे। वे लोग कौन शुभेंदु? क्यों? लड़की वाले, कन्ना पक्ष? प्रमथ ने कहना शुरू किया, लड़की वाले तुम्हारे साथ शादी के समय जो चाहे करें। लेकिन कल्याणी की ओर देखकर प्रमथ रुक गया। शुभेंदु बोला, अगर इसे नाम लेकर बुलाकर मैंने कोई बदतमीजी की है तो ये खुद ही कहें। कल्याणी ने कहा, आप मुझे नाम लेकर बुलाएं तो भी कुछ नहीं होगा, तुम कहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीजाजी तो सब कुछ करते हैं, शरारत में बाल पकड़कर खींचते हैं, मैं भी उनका गाल नोचने से बाज नहीं आती। वे बदले में मेरी नाक रगड़ देते हैं, मैं तब उनके कान पकड़ लेती हूं, वे तब मेरे दोनों गालों का मांस नोच डालते हैं, या मैं उनका नोचती हूं। प्रमथ स्तंभित होकर बोला, सच में कल्याणी? शुभेंदु बोला, हंसी मजाक हमारे परिवार के खून में है। मां की ओर से मिला है, ललितदा को उनके पिता की ओर से। ललितदा के दादाजी, मेरे नानाजी की विदूषकता, भाणामी के कारण पुराने जमाने के नवाबों के घरों में उनकी बहुत खातिरदारी होती थी। वास्तव में मौज मस्ती तो मुसलमान ही समझते हैं। प्रमथ चुपचाप सोच रहा है, कौन है वह भाग्यशाली ललित बाबू? कल्याणी के बाल नोचकर, गालों का मांस खाकर, शायद इसके दुर्लभ शरीर को अत्यंत उपेक्षा के साथ स्वेच्छापूर्वक उपयोग करके भी इस लड़की के विशेष शिष्टाचार बोध को जो बिंदु मात्र भी चोट नहीं पहुंचा पा रहा है, नहीं वह कहीं से कलंकित या व्यथित हो रही है। इस लड़की के शरीर पर भी जिसका ऐसा निर्बाध अधिकार है, हाय, इसके शरीर के तुच्छ से तुच्छ एक रोम का रस अनुभव करने की क्षमता भी जिसमें नहीं है। विधाता क्या ऐसी ही अनचाही जगह पर जाकर अपने अमृत का पात्र तोड़ते हैं? एक पल के लिए प्रमथ को थोड़ा मजा, तमाशा महसूस हो रहा है, लेकिन बहन के जीजा की जगह जब इसका अपना पति आएगा, यह सोचते ही प्रमथ जैसे एक तीव्र मानसिक वेदना के भंवर में चक्रव्यूह की तरह घूमने लगा। पति की संभावना लेकर जो भी आएगा, कल्याणी उसे निर्विवाद रूप से खुद को सौंप देगी। शायद वह इस शरीर के प्रति एक पल का लोभ किए बिना ही। लेकिन जीवन के 6-7 मूल्यवान वर्षों के दिन गिन गिनकर जितनी आकांक्षाओं और कामनाओं का विलास, तिलिस्म की सूक्ष्मता, अगर सिर्फ कल्याणी के शरीर के पक्ष को ही लिया जाए, प्रमथ ने इसके लिए संजोई है,
उन सब ने उसके अपने खून को बूढ़ा कर दिया है, उसके यौवन को अकर्मण्य, जीवन को निरर्थक और उसकी आत्मा से सिर्फ बर्बादी करवाई है। जैसे मकड़ी के पेट के नरम रेशों के ढेर से किसी कली को निगलवाया जा रहा हो, वो कली जिसे मधुमक्खी, टिड्डे, तितली, प्रकाश और आकाश मिलने चाहिए थे। इस लड़की के इस पूरे चिकने और सुंदर शरीर को वो कब मकड़ी के पेट के चिपचिपे धागों में लिपटे हुए अंडों का गुच्छा मात्र मान सकेगा, उतना ही दुष्ट, अश्लील, भद्दा और विभत्स। अभी भी इसके प्रति जो मोह है, प्रमथ इसे मोह ही क्यों कहे। धर्म के समान इसमें एक मादकता है, देवता के समान पवित्रता है और ईश्वर के राज्य जैसी एक अनिर्वचनीयता है। क्या कल्याणी की देह ने प्रमथ को धर्मोन्मत्त बना दिया है? क्या इसकी आत्मा इसके शरीर से भी अधिक पूजनीय है? जो ऐसा कहता है उसने इसे सुंदर रूप में देखा ही नहीं। इसके मुख पर, इसकी भौहों पर, इसके होठों पर प्रमथ ने अपनी आंखों की दृष्टि को एक आवेगपूर्ण चुंबन की तरह दबाकर कितनी बार कहा है, प्रेम सौंदर्य से शरीर को कैसे अलग करेगा। दुनिया में कहाँ क्या होता है प्रमथ नहीं जानता, लेकिन कल्याणी का यह सुंदर शरीर ही उसकी आत्मा है, उसका मन है, जो उसके अनुपम मोह के सौंदर्य से गढ़ा गया है। भगवान इसे ऐसा ही बनाया गया है। विधाता, दुनिया की से एकमात्र स्त्री को इस तरह बनाकर तुमने अच्छा ही किया है। लेकिन ऐसा अनुभव करने का परिपूर्ण समय बीतता जा रहा है। 2 साल बीत जाएं, शायद 1 साल, या शायद उतना भी नहीं। फिर वो अपनी इस अपूर्व उपलब्धि से बहुत दूर हट जाएगा। इस अनुभव की बहुत सी बारीकियों को वो खो देगा। तब ऐसा आवेगपूर्ण जीवन शेष नहीं रहेगा, न कामना के लिए और न ही प्रेम के लिए। प्रेम का यह विस्तृत और गहरा अर्थ वो खो चुका होगा। तब जीवन में प्रेम नहीं रहेगा, आकांक्षा की कोई गूढ़ गहराई भी नहीं बचेगी। बस एक स्थूल भूख कभी कभी जागकर बुझ जाया करेगी मात्र। तब सौंदर्य भी केवल चर्बी, मेद जैसा प्रतीत होगा और उस हवा में प्रेम जीवित नहीं रह सकता। जब जीवन हर तरह से तैयार होकर खड़ा था, तब प्रमथ कल्याणी को पसंद करने क्यों गया? उससे प्रेम करने क्यों गया? हाय, एक परिपूर्ण पक्षी को तैयार करके उसे कीचड़ के भीतर फेंक देना, एक फूल को बिच्छू के अंडों और बिच्छू के बच्चों को खिला देना। कल्याणियों के बैरकपुर वाले शादी के घर का वर्णन अभी भी चल रहा है, या शायद बात किसी और दिशा में मुड़ गई है। जो भी हो, ये दोनों, शुभेंदु और कल्याणी, बहुत व्यस्त हैं। सांसारिक जीवन की रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कल्याणी बहुत आसानी से प्रवेश कर सकती है। उसे बैठकें भी अच्छी लगती हैं, काम भी, मौज मस्ती भी और आमोद प्रमोद भी। सिर्फ चिंतन के आमने सामने होने पर वो बच्ची बन जाती है। वो सोचना नहीं चाहती। उस तरह से अनुभव करने में उसे डर लगता है। वो स्वयं को पकड़ नहीं पाती और दूसरे को समझने की कोशिश में पीछे हट जाती है। आंखें चढ़ाकर सोचने बैठने पर वो बहुत कुरूप दिखाई देती है, बहुत शून्य। फिर भी प्रमथ की हर बात पर उसे सोचना पड़ता है। उसके स्वाभाविक जीवन की सहजता की चाबी प्रमथ के पास ही है, लेकिन प्रमथ उसे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। कल्याणी के साथ शादी के घर की या साड़ियों की या बर्तनों की कहानियां करके क्या होगा? वे बातें मनुष्य को कहीं नहीं पहुंचाती। वो तो प्रेम के मार्ग का यात्री है। वास्तविक जीवन में जिस लड़की के साथ संसर्ग इतना कम रहा, जो लड़की जीवन भर दूसरे प्रदेशों में ही रही और रहेगी, उसे पास पाकर ये फालतू की बातें पांचाली करना उसे अच्छा नहीं लगता। उसे इसके रूप की बातें सुनाने की इच्छा होती है। मनुष्य के जीवन में रूप का स्थान कहाँ है? प्रेम के साथ रूप का क्या नाता है? और नितांत शरीर में इसकी कितनी भूमिका है? प्रेम के मार्ग का परिपूर्ण अर्थ क्या है? वास्तव में प्रेम क्या है? इसका सूत्रपात कहाँ होता है और इसका परिणाम कितनी दूर है? इसकी व्यथा कहाँ है? इसकी ईर्ष्या, इसकी हिंसा, इसके ताने, इसका अधिकार, इसका दुराचार, इसकी मादकता, इसका अमृत और उसके बाद का कुहासा, उसका शीत और उसकी मृत्यु। जीवन के परिवर्तनों की अनिवार्यता को लेकर उससे बात करने की इच्छा होती है। परिवर्तन से कल्याणी डरती है, कभी कभी जिज्ञासा से उसे समझना चाहती है। परिवर्तन को वो स्वीकार नहीं करती। प्रमथ का संदेह उसे कष्ट देता है। प्रमथ का विश्वास, अश्रद्धा और परिवर्तन के प्रति हृदयहीन अतिचार उसे बर्बरता जैसा लगता है। वो मुंह से कुछ नहीं कहती, लेकिन प्रमथ के तमाम मतों के बावजूद कल्याणी उसकी एक सच्चाई को भी कम करके समझने में कष्ट पाती है।
फिर भी उस फ्रॉक पहनने वाली बच्ची से लेकर आज इस 18 साल की युवती के जीवन के बीच जो एक गुप्त फासला प्रमथ महसूस कर रहा है, उसी कुहासे के नीचे नीचे प्रमथ के बिखरे हुए पत्र और बातों के टुकड़े जीवन का अंकुर पाकर जैसे फूट रहे हैं। उसके मन को आघात करके अनखोजी विस्मय की तरह उसी की एक एक चमक अनुभव करना प्रमथ को बहुत अच्छा लगता। लेकिन फिर भी वो इसे किसी और के लिए तैयार करके छोड़ गया। फसल जिस दिन आएगी उस दिन किसान प्रमथ को कल्याणी और नहीं पाएगी। जो भी आएगा, न जाने कौन आएगा, वो इस सोने का किस तरह उपभोग करेगा। वो इन सबको केवल गुठली यानी आंटी मात्र समझेगा। न रंग, न रस, न अनुभूति। चूहे, उल्लू, टिड्डे, बैल और गधे जैसे लोग, इनके पास जीवन की संचित स्वर्ण गाथाओं का यही विस्तृत अर्थ है। शुभेंदु अपनी सीधी सादी कहानियां पांचाली लेकर बैठा है। वो लड़की को उसकी कमजोर जगह पर सहलाकर उसे अटकाए रख रहा है। प्रमथ भी जवाबी कहानी सुना सकता है। कमल लोचन मोटर कंपनी की कहानियों से ही शुरू करे तो कल्याणी को अपनी नसों के जाल से ऐसा बांध लेगा कि सैकड़ों शुभेंदु मिलकर भी उसे हटा नहीं पाएंगे। इस लड़की का साथ तो दूर की बात है, लेकिन धिक्कार है, उन सब चीजों की जगह अलग है। कल्याणी के साथ आज तो कम से कम नहीं, अभी नहीं। इस क्षण की आवश्यकता बिल्कुल अलग है। कहानियां मनुष्य को जहां से शुरू कराती हैं वहीं छोड़ के चली जाती हैं। आज प्रमथ पुलक चाहता है। वो कल्याणी को चुनिंदा जगहों पर चोट पहुंचाकर बस एक सिहरन यानी चमक चाहता है। लेकिन ये लोग तो बैठक पर अधिकार जमा कर बैठ गए हैं, टलेंगे नहीं। स्तब्ध खड़े प्रमथ की ओर इनका कोई ख्याल भी नहीं है। शादी के घर के काम बढ़ते जा रहे हैं, अगर काम संभालने वाले लोग हो तब भी। फिर भी यहां से उठकर किसी एक महफिल में हाथ में ताश उठा लेने में ही अब शांति है। डेक चेयर से चुपचाप पिछले दरवाजे से अगर प्रमथ खिसक जाए तो शुभेंदु को भी पता नहीं चलेगा और कल्याणी को भी नहीं। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।